Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This will be my last lecture on efficient capital market. First, we will study the remaining two testing groups of investors, security analysts and professional money managers. Then implications of efficient capital markets, efficient markets and technical analysis, efficient markets and fundamental analysis, industry and company analysis, how to evaluate analysts or investors, and in the last, efficient markets and portfolio management. So first we will discuss security analysts. Tests have considered whether it is possible to identify a set of analysts who have the ability to select undervalued stocks. A significant abnormal return is available to those who follow their recommendations. There is evidence in favor of existence of superior analysts who apparently possess private information. यानी अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो जो है डिटरमिन करते हैं कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब ये है कि जो अपनी प्राइसेस से कम प्राइस के ऊपर मार्केट में सेल हो रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो फिर सजेस्ट करते हैं कि इन स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और जो लोग उनको फॉलो करते हैं वो एबनॉर्मल रिटर्न उसमें अर्न कर सकते हैं। और ये एविडेंस भी है कि ऐसे एनालिस्ट जो कि सुपीरियर एनालिस्ट कहलाते हैं इनके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है स्टॉक्स के बारे में, जिसकी बेस पे वो ये सिलेक्ट करते हैं कि ये स्टॉक्स जो हैं वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं या ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। लास्ट टेस्ट है स्ट्रॉन्ग फर्म का, वह है द वैल्यू लाइन एनिग्मा। वैल्यू लाइन इज अ लार्ज वेल नोन एडवाइजरी सर्विसेज पब्लिशेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन अबाउट 1700 स्टॉक्स। वैल्यू लाइन जो है ये एक एडवाइजरी सर्विसेज है, यूएस के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है और ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अराउंड 1700 स्टॉक्स। तो ये जो वैल्यू लाइन है ये 1965 में उन्होंने ये पब्लिश करना शुरू किया। उन्होंने स्टॉक्स को रैंकिंग करना शुरू किया। The report includes a timing rank from 1 to 5। तो जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं उन्होंने उसमें स्टॉक्स को रैंक करते हैं फ्रॉम 1 to 5। फर्म्स रैंक फर्स्ट सब्सटैंशियली आउट परफॉर्म द मार्केट। और जो फर्म्स जिनको वो रैंक करते हैं फर्स्ट वो वो फर्म्स होती हैं जो कि जिनकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है मार्केट के अंदर। इसी तरह फर्म्स रैंक 5 सब्सटैंशियली अंडर परफॉर्म द मार्केट और जो 5 रैंक्ड है वो फर्म्स जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस वर्स्ट होती है। Recent evidence indicates that the market is fairly efficient। जो recent evidences हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जो मार्केट है वो एक efficient मार्केट है because the abnormal adjustments appear to be complete by day plus 2। जो abnormal adjustments हैं वो within 2 days जो है मार्केट उनको एडजस्ट कर लेती है। तो जो कि इसका मतलब है कि वो सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स, trained professionals working full time at investment management। If any investor can achieve above average returns, it should be this group. If any non-insider can obtain inside information, it would be this group due to the extensive management interviews that they conduct. The results show that for short-term periods, market is inefficient, but for long run, the market is efficient. Here, our concern is long-run performance. This would support efficient market hypothesis। जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हैं बेसिकली वो जो मैनेजमेंट है जो कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है उनकी एक्सटेंसिव इंटरव्यूज करते हैं और इनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन इस वजह से हो सकती है जिसकी बेस के ऊपर वो अबव एवरेज रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर तो मार्केट इनएफिशिएंट है, यानी कि आप एबनॉर्मल रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को आप बीट नहीं कर सकते और जो मार्केट है वो एफिशिएंट है इन द लॉन्ग रन। और हमारा यहाँ पे कंसर्न भी लॉन्ग रन परफॉर्मेंस है और इसलिए ये जो है वो सपोर्ट करते हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं सपोर्ट करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। कंक्लूजन रिगार्डिंग दी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। जो रिजल्ट्स हैं वो मिक्स्ड हैं और वो कुछ सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को और बाज़ जो है वो सपोर्ट नहीं करते हैं स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को। टेस्ट फॉर कॉर्पोरेट इनसाइडर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट डू नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस। यानी जो हमने कॉर्पोरेट इनसाइडर्स हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज स्पेशलिस्ट हैं उनके जो टेस्ट हमने किए तो वहाँ से पता चला कि वो जो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है स्ट्रॉन्ग फॉर्म उसको वो सपोर्ट नहीं करते।
उसकी वजह एक ये भी है कि both groups seems to have monopolistic access to important information and use it to drive above average returns. तो उसकी बेस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो above average returns जो है वो ड्राइव करते हैं. Implications of efficient capital markets. So overall results indicate the capital markets are efficient as related to numerous sets of information. तो हमने ये देखा है कि अगर ओवरऑल हम इसको कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो एफिशिएंट है. There are substantial instances where the market fails to rapidly adjust to public information. और हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं कि जहाँ पे मार्केट ने रैपिडली एडजस्ट नहीं किया है पब्लिक इंफॉर्मेशन को. तो बास आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है उसके रिगार्डिंग रिजल्ट्स हैं वो मिक्स हैं. और समटाइम्स जो मार्केट है वो कैपिटल मार्केट एफिशिएंट होती है और समटाइम्स ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है वो एफिशिएंट कैपिटल मार्केट जो है वो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती. Efficient markets and technical analysis. Assumptions of technical analysis directly oppose the notion of efficient markets. बेसिकली जो टेक्नीशियंस हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ये नॉर्मली यूज़ करते हैं पास्ट डाटा को और पास्ट डाटा की बेस के ऊपर ये फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को जो है वो नहीं मानते और वो ये समझते हैं कि मार्केट को बीट किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. Technicians believe that new information is not immediately available to everyone, but disseminated from the informed professionals first to the aggressive investing public and then to the masses. तो वो ये समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम से जो है वो डिसमिनेट नहीं हो जाती बल्कि वो ग्रेजुअली डिसमिनेट होती है और सबसे पहले वो प्रोफेशनल्स को मिलती है. उसके बाद वो जो एग्रेसिवली इन्वॉल्व होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर फिर उनको मिलती है और बाद में फिर जो बाकी पब्लिक है उन तक इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचती है. Secondly, technicians also believe that investors do not analyze information and act immediately. It takes time. टेक्नीशियंस समझते हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को फ़ौरन ही एनालाइज करना नहीं शुरू कर देते और ना ही उसके अगेंस्ट फ़ौरन कोई एक्शन लेते हैं. इसमें कुछ टाइम लगता है. Therefore, stock prices move to a new equilibrium after the release of new information in a gradual manner. वो ये कहते हैं वो ये समझते हैं ये कहते हैं कि जो स्टॉक प्राइसेस हैं जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जो अटेन करते हैं वो एकदम से नई इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन नहीं कर लेते बल्कि वो ग्रेजुअली जो है वो एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करते हैं causing trends in stock price movements that persist for a period. जिसकी वजह से जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स हैं उनके अंदर ट्रेंड जो है वो persist करता है for a certain period of time. Further, technical analysts develop systems to detect movement to a new equilibrium, break out, and trade based on that information. टेक्नीशियंस जो है बेसिकली क्योंकि उनका जो रिलाई करते हैं वो पास्ट डाटा के ऊपर करते हैं और पास्ट डाटा को स्टॉक्स के जो पास्ट डाटा है उसको देख के वो उसकी सपोर्ट यानी ब्रेकआउट का मतलब होता है उसका सपोर्ट लेवल उसका रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको डिटरमिन करते हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल का मतलब ये होता है कि जो स्टॉक है उसकी लोएस्ट कितना जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पास्ट परफॉर्मेंस. और वो जो रेजिस्टेंस लेवल का मतलब है वह है कि मार्केट के अंदर उसकी हाईएस्ट प्राइस जो है वो क्या क्या हाईएस्ट प्राइस अटेन कर सकता है और वो और उनके ख्याल में जो स्टॉक है वो इसी लिमिट के बीच में ही कहीं पे फ्लक्चुएट होता है. तो इनकी इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर वो जो है ये क्लेम करते हैं कि हम अबव एवरेज रिटर्न्स को अर्न किया जा सकता है. Contradicts rapid price adjustments indicated by the efficient market hypothesis. वो ये समझते हैं कि जो प्राइस एडजस्टमेंट है वो रैपिडली नहीं होती बल्कि उसमें टाइम लगता है और जो कि कंट्राडिक्ट करती है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को. इफ द कैपिटल मार्केट इज वीक फ्रॉम एफिशिएंट अगर कैपिटल मार्केट आपकी वीक फ्रॉम एफिशिएंट है देन अ ट्रेडिंग सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन पास्ट ट्रेडिंग डेटा कैन हैव नो वैल्यू. लेकिन अगर अगर कैपिटल मार्केट वीक एफिशिएंट है तो फिर जो है वो जो पास्ट डाटा है उसकी फिर कोई वैल्यू नहीं रहती क्योंकि उसकी बेस के ऊपर आप फ्यूचर रिटर्न्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. Efficient markets and fundamental analysis. Fundamental analysts believe that there is a basic intrinsic value for the aggregate stock market where various industries or individual securities
and these values depend on underlying economic factors. Investors should determine the intrinsic value of investment at a point in time and compare it to the market price. दो तरह के एनालिस्ट हैं, टेक्निकल एनालिस्ट और फंडामेंटल एनालिस्ट। टेक्निकल एनालिस्ट हमने देखा है कि वो पास्ट डाटा के ऊपर रिलाई करते हैं, और फंडामेंटल एनालिस्ट जो हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या कंपनी के फैक्टर्स हैं या इंडस्ट्री के फैक्टर्स हैं, तो उनके ऊपर वो रिलाई करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो उन स्टॉक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करते हैं, या अगर ये स्टॉक मार्केट की इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसकी एक्चुअल में क्या प्राइस होनी चाहिए, कुछ स्टॉक ट्रेड हो रहा है मार्केट के अंदर, इसकी एक्चुअल में क्या प्राइस होनी चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो है वो डिटरमिन करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर किसी भी इन्वेस्टमेंट की, और फिर उसको मार्केट की प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से कम हो तो उसे अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो तो उसे ओवर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। अगर ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो वो ये समझते हैं कि इन फ्यूचर इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज करेगी, तो वो उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, बाय करना शुरू कर देते हैं। और अगर वो ये डिटर्मिन कर लेते हैं किसी स्टॉक के बारे में कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, यानी ये एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल हो रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर वो ऐसे स्टॉक को जो है वो बेचना, सेलिंग यानी बेचना शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ बाइंग प्रेशर आता है और दूसरी तरफ सेलिंग प्रेशर आता है, और बाइंग और सेलिंग प्रेशर जो है बेसिकली फिर मार्केट को बाद में इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आते हैं। If you can do a superior job of estimating intrinsic value, you can make superior market timing decisions and generate above average returns. तो अगर आप जो है वो एक सुपीरियर जॉब, यानी कि आप अगर एक्यूरेटली इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमिन कर लेते हैं, तो फिर आप मार्केट के अंदर जो है वो टाइमली डिसीजंस लेके आप अबव एवरेज रिटर्न्स ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हैं और ये स्टॉक्स जो हैं वो ओवर वैल्यूड हैं, तो अब आपको ये समझ में आ गई है कि ये किन की प्राइसेस मार्केट में इन फ्यूचर जो है वो इंक्रीज करेंगे और किन स्टॉक की प्राइसेस जो है इन फ्यूचर जो है वो डिक्रीज करेंगे। तो फिर आप जो है वो बाय और सेल का डिसीजन कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स एग्रीगेट मार्केट एनालिसिस, और इसमें आपको फिर जो है वो मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री एनालिसिस होगा, कंपनी एनालिसिस होगा, और आप पोर्टफोलियो को जो है एफिशिएंटली मैनेज करेंगे। तो तब जाके आप इस जो अबव एवरेज रिटर्न्स हैं उनको फिर आप अचीव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ accurately determining the intrinsic value of stocks. Industry and company analysis with efficient capital markets. Wide distribution of returns from different industries and companies justifies industry and company analysis. Must understand the variables that affect rates of return and do a superior job of estimating future values of these relevant valuation variables, not just look at past data. जो इंडस्ट्री या कंपनी एनालिसिस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी वजह ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हर इंडस्ट्री जो है उसके डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं और उसका डिफरेंट कल्चर होता है, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस डिफरेंट होता है। उसकी बेसिस के ऊपर उनके रिटर्न्स जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं और उनके फ्लक्चुएशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इससे जो कंपनीज है, कंपनी भी जो है वो वैरी करते हैं, इवन विद इन इंडस्ट्री जो है कंपनीज वैरी करती हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक डेट एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, और हर कंपनी जो है उसका अपना प्राइस टू अर्निंग रेशियो, साइज डिफरेंट होते हैं कंपनीज के। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम वो फैक्टर्स जो है वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करें जो फैक्टर्स इंडस्ट्री को या कंपनी के रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, और हम जो है वो सुपीरियर जॉब, यानी कि हम एक एनालिसिस करके हम उसकी बेसिस के ऊपर फ्यूचर रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Strong firm efficient market hypothesis indicates likely existence of superior analysis. Studies indicated that fundamental analysis based on earning to price ratios, size, and the book value to market value ratios can lead to, to differentiating future return patterns. जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, हम कह सकते हैं कि जो सुपीरियर एनालिसिस एग्जिस्ट करते हैं और जब वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो अबव एवरेज रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। सेकेंडली जो फैक्टर्स हैं अर्निंग प्राइस रेशियो, लेकिन सिर्फ यही फैक्टर्स नहीं है बल्कि वो भी काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो एम्पिरिकल स्टडीज़ के अंदर डिस्कवर हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप रिसर्च स्टडीज़ जो है वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिटर्न्स को।
How to evaluate analysts or investors. Examine the performance of numerous securities that this analyst recommends over time in relation to a set of randomly selected stocks in the same risk class. Selected stocks should consistently outperform the randomly selected stocks. यानी अगर आप randomly select कर रहे हैं स्टॉक, उससे बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे एनालिस्ट को जो है वो फॉलो करें जिसको आप समझें, जिसकी एक रिपीटेशन हो मार्केट के अंदर। आप वो देखें कि वो किन सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप उसकी जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करें और आप जो है वो उन्हीं सिक्योरिटीज़ के अंदर कोशिश करें कि आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि देखा यही गया है कि वो जो एनालिस्ट रिकमेंड करता है, वो स्टॉक्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं रैंडमली सिलेक्टेड स्टॉक। एक इन्वेस्टर है जिसका नाम वॉरेन बुफे है, यूएस के अंदर एक बड़ा फेमस इन्वेस्टर है, जिसने 11 साल की एज में सबसे पहले उसमें स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और आज वो दुनिया का सक्सेसफुल जो है वो इन्वेस्टर कंसिडर किया जाता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो वॉरेन बुफे को फॉलो करते हैं कि वो वॉरेन बुफे जो है वो किन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि बड़े नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं, उनको पता है कि हमें किन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए और कब हमें जो है उसको सेल करना चाहिए। तो ऐसे इन्वेस्टर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप भी जो है वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को। Efficient markets and portfolio management. Portfolio managers without superior analysis. First, determine and quantify your client's risk preference. अगर आप portfolio managers हैं तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो क्लाइंट आपके पास आता है आप उसके रिस्क प्रेफरेंसेस को डिटर्मिन करें, क्योंकि हर क्लाइंट्स के रिस्क प्रेफरेंसेस सेम नहीं होते। उसकी कई रीजन हो सकती हैं, जिसमें एक रीजन उसकी डेमोग्राफिक्स भी है और उसको इंटरेक्टिव सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे। कंस्ट्रक्ट द एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो, यानी क्लाइंट्स के जो रिस्क प्रेफरेंसेस हैं उनको सामने रख के फिर आप एक उसके लिए एप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो जो है वो कंस्ट्रक्ट करें। Then diversify completely on a global basis to eliminate all unsystematic risk. यानी आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, यानी आपने जो डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की है, तो आपने ये देखना है कि उसमें आप अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम्प्लीटली डाइवर्सिफाई करें, यानी उसको एलिमिनेट करें, क्योंकि जो मार्केट है वो आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क के अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं देती, बल्कि वो सिस्टमेटिक रिस्क के अगेंस्ट कंपनसेशन देती है। और ये कंसिडर किया जाता है कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है इट्स ए डाइवर्सिफाइबल रिस्क, और इसको थ्रू जो है वो प्रॉपरली अगर आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप उस रिस्क को मिनिमाइज या एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क जो है ये नॉन डाइवर्सिफाइबल होता है और डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसलिए मार्केट जो है वो आपको कंपनसेशन देती है अगेंस्ट सिस्टमेटिक रिस्क। Maintain the desired level of risk by rebalancing the portfolio whenever necessary. इसी तरीके से आप जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर उसको चेंज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स को, और अपने जो डिजायर्ड रिस्क लेवल है उसको मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमाइज टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इसी तरह आप अपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे ताकि आप पोर्टफोलियो रिटर्न जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का एक पर्पज़ ये है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करें और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि रिटर्न को मैक्सिमाइज किया जाए एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, या हम रिटर्न रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करें एट ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न। तो पोर्टफोलियो जो है वो मैनेजर जो है इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, और ये फैसिलिटेट करते हैं आपको, ये एडवाइस करते हैं कि हमने क्लाइंट्स को कि आपने किन जो है स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकें और इसको मिनिमाइज कर सकें। तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे हम फिर उसको एड्रेस करेंगे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।